जय भीम दोस्तों। भारत में वैसे तो आरक्षण को लेकर के आए दिन है तो वो मची ही रहती है। लोग आरक्षण का कुछ समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं। लेकिन आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई और भारत में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? इन सब पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। भारत में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नई नहीं है। प्राचीन काल में अल्पसंख्या वाली जाति समुदायों को बहुसंख्यक जाति समुदायों के विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु आयोग समतामय समाज बनाने के लिए आरक्षण का पक्षधर है। वर्तमान हिंदू समाज की जो रूपरेखा तस्वीर दिखाई पड़ती है, इसके निर्माण में मुख्यतः मनुस्मृति का महान योगदान है। आरक्षण व्यवस्था की आधारशिला इस देश के हिंदू समाज में मनुस्मृति ग्रंथ के द्वारा रखी गई। आरक्षण व्यवस्था के प्रथम प्रवर्तक आचार्य मनु थे। आचार्य मनु ने चातुवर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए ब्राह्मणों को सर्वे सर्वा मानकर उनके लिए समाज में सर्वोच्च स्थान आरक्षित कर दिया। सारी मानव जाति ने उन्हें शिरोमणि माना। उन्हें केवल वर्णों में चातुवर्ण शिरोमणि ही नहीं कहा, बल्कि ब्राह्मणों को भूदेव अर्थात अंतरिक्ष के देवताओं के प्रतिनिधि और सत्ता संपन्न प्राणी माना। मनु ने यहाँ तक प्रतिपादित किया कि इस संसार में या भारत में जो भी संपत्ति और धन दौलत है, वस्तुतः उसका स्वामी ब्राह्मण ही है। शेष लोग जो भी खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, वह सब कुछ ब्राह्मण का ही दिया ही भोग रहे हैं। ब्राह्मण निष्कलंक है, बड़े से बड़े पाप और दोष के लिए भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। पढ़ाना, यज्ञ करना, दक्षिणा लेना, संस्कृति विद्या का अध्ययन करना, मंदिर देवताओं देवालयों की पूजा करवाना ब्राह्मणों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों की सेवा, दास्ता, गुलामी करना शूद्र का प्रमुख और एकमात्र कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया। मनुस्मृति में आरक्षण व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाले दो श्लोकों की व्याख्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि राजा स्वयं विवादों का फैसला न करे तो उसे उस कार्य को देखने के लिए ब्राह्मण विद्वानों को नियुक्त कर दे। मनु अध्याय 8 श्लोक 9। क्या दिया हुआ है? व्यवहार देखने, मुकदमा सुनने में शूद्र का निषेध। केवल जाति ब्राह्मण होने से अन्य जाति की जीविका करने वाले तथा अथवा ब्राह्मण देखने, मुकदमा सुनने में शूद्र का निषेध। केवल जाति ब्राह्मण मात्र होने से अन्य जाति की जीविका करने वाला अथवा ब्राह्मण में संदेह होने पर भी अपने आप को ब्राह्मण कहने वाला किसी व्यवहार मुकदमे में सुनने में राजा का धर्म प्रवक्ता न्यायाधीश हो सकता है, किंतु किसी प्रकार ब्राह्मण का कर्म करता हुआ धर्मात्मा शूद्र प्रवक्ता नहीं हो सकता। गर्भाधान संस्कार के आरंभ करके मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 20। गर्भाधान संस्कार से आरंभ करके अंत्येष्टि मरण संस्कार पर्यंत वेद मंत्रों के द्वारा पहले से ही विशेष संस्कार का विधान ब्राह्मणों को है। इसी को उसी को इस शास्त्र को उसी को इस शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने का अधिकार है, दूसरे किसी चंडाल या शूद्र को नहीं। आरंभ करके अंत्येष्टि पर्यंत वेद मंत्रों के द्वारा पहले से ही विशेष संस्कार का विधान ब्राह्मणों को है और उसी को इस शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने का अधिकार है, दूसरे किसी चंडाल को नहीं। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 16। मनु द्वारा प्रतिपादित आरक्षण व्यवस्था सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक असमानता पर आधारित थी। इस व्यवस्था ने मनु द्वारा प्रतिपादित आरक्षण व्यवस्था सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक असमानता पर आधारित थी। इस व्यवस्था ने हिंदू समाज की सामाजिक चेतना को अनेक वर्गों में बांटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसे क्रम परंपरा का रूप दिया। विभाजन की इस प्रक्रिया में जातियां कहलाने वाले वर्गों को केवल जन्म के आधार पर उच्च और निम्न स्थान स्थायी रूप से प्रदान कर दिया। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में के प्रतिपादित सिद्धांत समता के सिद्धांत के विधि, जिसमें विधि के समक्ष सभी समान होंगे और सभी को विधि का समान आरक्षण उपलब्ध होगा, को देखते हुए बिल्कुल ही सर्वथा गलत है। मनु का प्रतिपादित सिद्धांत क्योंकि
द्विज जातियों के अनुकूल एवं लाभकारी था। इस कारण इसका पालन कड़ाई से करवाने के प्रयास किए गए। जाति प्रथा ने हिंदू समाज को अनेक ऐसी पृथक पृथक जातियों में विभक्त कर दिया, जिनमें यहाँ शादी विवाह खान पान अपनी ही जाति में होता है, और जो सामान्यतः परंपरागत व्यवसाय अपनाती हैं उनके जन्म से उनकी जाति निर्धारित होती है, और प्रत्येक जाति का अपनी जाति में परंपरा एक निश्चित स्थान होता है। मनु द्वारा प्रतिपादित आरक्षण अथवा सामाजिक संगठन उस उक्त योजना को 3000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। विभिन्न जातियों की उत्पत्ति एवं चतुर्मुखी विकास में गहरा प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पर उच्च ज्ञान के एक मान रक्षक के रूप में ब्राह्मणों ने बौद्धिक प्रयासों के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति सहित एक अत्यंत संस्कार निष्ठ समुदाय के रूप में विकास किया। इसके विपरीत शूद्र उसी प्रकार से सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि रूप से वंचित व्यक्ति बने रहे। उन्होंने एक गंवारू व्यक्तित्व और आकर्षक विशेषताओं को अपना लिया। रजनी कोठारी की पुस्तक भारतीय राजनीति में जाति के लिए निम्नलिखित उदाहरण से पता चलेगा कि उच्च जातियों के साथ प्रतियोगिता में निम्न जातियां कैसे करती थी, जबकि उनकी कहीं बड़ी बड़ी कमियों को दूर कर दिया गया था। क्योंकि ब्राह्मण उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यवसायों और नौकरियों में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए सभी स्थानों पर उन्होंने अपने गुट बना लिए, जिनमें से गैर ब्राह्मण को बाहर रखा गया। 1892 और 1904 के बीच में भारतीय विभिन्न सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले 16 उम्मीदवारों में से 15 ब्राह्मण थे। 1914 से में 128 स्थायी जिले मुंसिफों में से 93 ब्राह्मण थे। 1944 में विश्वविद्यालय के 650 पंजीकृत स्थानों में से 452 ब्राह्मण थे। अब आइए आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आते हैं। भारतवर्ष में शासकीय नौकरियों में आरक्षण की ब्रिटिश सत्ता समाप्ति के अंतिम चरण में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी, लेकिन यह नीति शासकीय सेवाओं में सांप्रदायिक असमानता दूर करके प्रतिनिधित्व प्रदान करने के किए जाने तक ही सीमित थी। इस नीति का उद्देश्य सदियों से उपेक्षित सामाजिक असमानता से पीड़ित समुदाय को सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान करके कल्याणकारी व समतामय समाज की स्थापना बिल्कुल नहीं था। उच्च वर्णीय हिंदुओं का शासकीय सेवाओं में प्राप्त वर्चस्व को सर्वप्रथम केंद्र की जनसंख्या की चुनौती मुस्लिम, ईसाई, सिख एवं ब्रिटिश भारतीयों द्वारा दी गई। उन्होंने मांग की कि अनुपात में अब जो उच्च हिंदू का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में अधिक है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, सिख एवं ब्रिटिश भारतीयों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में नगण्य है। लेकिन दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण समुदाय जातियों द्वारा शासकीय नौकरी में ब्राह्मण समुदाय का शासकीय नौकरियों में पूर्ण वर्चस्व के प्रति विद्रोह कर दिया और आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर दी। दक्षिण भारत में आरक्षण की नीति अलग तरीके थी। जैसे ब्रिटिश शासित प्रदेश एवं मद्रास एवं देसी रियासत मैसूर में सन 1874 में ब्राह्मण जाति की तुलना में गैर ब्राह्मण जातियों का शासकीय नौकरियों में नगण्य प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आरक्षण नीति प्रारंभ की गई। सन 1895 में मैसूर देसी रियासत में पुलिस विभाग में ब्राह्मण, मुसलमान एवं अन्य हिंदू जातियों की जनसंख्या के अनुपात में भारतीय सेवाओं में स्थान आरक्षित किए गए। सन 1874 में सांप्रदायिक आरक्षण नीति के बावजूद जब भी स्थिति में सुधार नहीं आया, उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व अभी भी कायम था। इस कारण मैसूर सरकार ने 1895 में पिछड़े वर्गों के लिए परिपत्र जारी करते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। सन 1918 में आरक्षण नीति का पुनः परीक्षण शुरू किया गया, फिर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व नौकरी में कायम रहा। इसलिए मैसूर महाराज ने राज्य सेवाओं में गैर ब्राह्मणों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए उपाय का सुलझाने हेतु मैसूर के तत्कालीन उच्च न्यायाधीश सर LC मिलर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मिलर समिति ने पिछड़ा वर्ग की परिभाषा जाति एवं वर्ग के आधार पर तथा उसमें मुसलमानों को भी शामिल किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में नहीं था। महाराजा कोल्हापुर जो बम्बई प्रेसिडेंसी में आते थे, सन 1895 में राव बहादुर रॉबिन्स
व्या व्यास प्रभु को अपने राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री ने महाराजा की आज्ञा से गैर ब्राह्मणों के लिए 50% स्थान शासकीय नौकरियों में 1902 में आरक्षित कर दिया, जिसमें कोल्हापुर और पूना के चित पावन ब्राह्मण राज से बहुत नाराज हो गए और छत्री मानने से इनकार कर दिया और उनके किसी भी धार्मिक कृत्य में शरीक नहीं होते थे। 1928 में बम्बई सरकार ने पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश करने के लिए नियो और एचबी स्टोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उसने 1930 में रिपोर्ट पेश करके दलित वर्ग, आदिवासी, पर्वतीय जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत किया। इस समिति ने 3 वर्गों को शासकीय सेवा में आरक्षण देने की सिफारिश की थी। उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों का कोई भी संगठन न होने से आरक्षण के संबंध में कोई मांग नहीं की गई। इस कारण उत्तर भारत की देशी रियासतों व ब्रिटिश सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अखिल भारतीय स्तर पर दलित वर्ग के कल्याण के लिए पृथक व्यवस्था का प्रयास 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स द्वारा किया गया और इन वर्गों को अनेक सरकारी निकायों में प्रथम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारतीय संवैधानिक प्रतिकारात्मक भेदभाव नीति को और धर्मांतरण डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा अछूतों का आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए अनवरत मांग का भारतीय संवैधानिक प्रतिकारात्मक भेदभाव नीति का निर्धारण डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा अछूतों का आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिए अनवरत मांग का परिणाम है। इस नीति की आधारशिला भारतवर्ष में गांधी जी के पुनः पैक्ट के उपरांत रखी गई। डॉक्टर अम्बेडकर की जाति व्यवस्था पर चोट करते हुए उसे समूल नष्ट करने की मांग की। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण पर जोर दिया। भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भी दिया गया मुख्य लाभ संघीय विधानसभा पालिकाओं एवं प्रांतीय विधानसभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता था। सरकारी सेवाओं में दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 1934 में अनुदेश जारी किए। इन वर्गों को योग्य उम्मीदवार केवल नियुक्ति के लिए समुचित अवसर से इसलिए वंचित न किए जाएं कि खुली प्रतियोगिता में वे सफल नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया था। 1943 में अनुसूचित जातियों के लिए रिक्तियों का 8/3% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। जून 1946 में यह आरक्षण 12.5% तक बढ़ा दिया गया, परंतु पिछड़ी जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया, क्योंकि